हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का सब्सिडरी या फिर जनरल पेपर में साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान सब्जेक्ट है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। तो आज के इस क्लास में साइकोलॉजी सब्सिडरी या फिर जनरल पेपर के लिए मैं आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट करवाने वाला हूं। इससे पहले मैंने आपको एक क्लासेस प्रोवाइड कर दिया। अगर आपने क्लासेस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां से उस वीडियो को देखकर सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हर प्रश्न जो है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे आज के इस क्लास में मैं आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। क्लासेस अगर आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल पर नया है, बस एक छोटा सा काम कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा अपना सपोर्ट दिखाइएगा। अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक प्यारा सा लाइक करके अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसी लगी। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और बारी बारी से सभी प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो एमसीक्यू टाइप यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके लिए देखेंगे आज के इस क्लास में पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है यह किसके द्वारा किया गया था। तो मनोविज्ञान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है भाई साहब किसके द्वारा, तो रुडोल्फ के द्वारा किया गया था। इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाल विकास की किस अवस्था को संवेदना तथा ज्ञानेंद्रियों से सीखने की अवस्था माना जाता है। तो वह अवस्था है जन्म से 2 वर्ष तक के आयु में जो क्या होता है, तो वह आयु जो है संवेदना तथा ज्ञानेंद्रियों से सीखने की अवस्था मानी जाती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि बाल विकास की किस अवस्था को संवेदी पेशीय अवस्था कहा जाता है। तो बात करी जाए बाल विकास की वह कौन सी अवस्था है, तो वह है जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था, जो कि कौन सी अवस्था के रूप में जाना जाता है, तो वह संवेदी पेशीय अवस्था के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किसे जाता है। स्टार लगाइएगा, प्रश्न पर कई बार एग्जाम में आया है और यह विलियम जेम्स को जाता है। किसको जाता है? विलियम जेम्स, जिसके द्वारा जो है मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय जाता है। आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है शिकागो विश्वविद्यालय में पहली बृहद शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी। तो यह जॉन डीवी के द्वारा क्या किया गया था। तो शिकागो विश्वविद्यालय में पहली बृहद शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला जो है स्थापित की गई थी। आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। तो क्वेश्चन है कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। तो बात करी जाए दूध के दांतों की संख्या तो आपका 20 होता है, लेकिन अगर कहा जाए एक वयस्क पुरुष में या फिर एक वयस्क व्यक्ति में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। ठीक है, जैसे कि कहते हैं ना कि भाई एक लगेगा घूसा 32 बाहर निकल जाएगी। कहने का मतलब आपके मुंह में जो दांतों की संख्या क्या होती है, टोटल 32 होती है। आगे बात करेंगे। क्वेश्चन आपका कहता है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना जो है यह कब से प्रभावी हुई थी। तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा की बात किया जाए तो यह परियोजना जो है 5 अक्टूबर 1981 से जो हुआ था वह प्रभावी हुआ था, यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो चर्चित हुआ था। आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि तू मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे ऐसा बनाऊंगा जैसा तुम चाहते हो। यह कथन किसका है। तो यह जो कथन है भाई साहब जेवी वाटसन के द्वारा कहा गया था कि तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे एक ऐसा बनाऊंगा जैसा तुम चाहते हो। ठीक है, मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्न है। आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन, इसकी पीडीएफ की अगर मैं बात करूं तो इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसे आप अच्छे से याद कर सकते हो। और ये क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप इस क्लास को 2 से 3 बार अगर सुन लेते हो ढंग से तो आपको एक भी प्रश्न रटने की आवश्यकता नहीं है। पेपर में जैसे ही क्वेश्चन आएगा तुम आराम से टिक करोगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन कहता है तार्किक चिंतन की अवस्था किस काल को कहा जाता है। तो वह जो अवस्था है कौन सा अवस्था है, तो किशोरावस्था को क्या कहा जाता है, तार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है, जहां पर आप किसी भी चीज को तर्क के साथ सोच सकते हो। ठीक है, आगे बात किया जाए कहता है कि टोली दल समूह की आयु किसे कहा जाता है। तो टोली दल, देखो टोली कहने का मतलब कि एक ग्रुप बनाकर बच्चे कब रहते हैं, तो वह जो अवस्था है बाल्यावस्था रहता है, जहां पर लोग देखो क्योंकि जैसे जैसे अवस्थाएं बढ़ती जाती है लोगों के बीच क्या होता है, लगाव जो है यह कम होता जाता है। यह बाल्यावस्था ही एक ऐसा अवस्था है जहां पर बच्चे एक दूसरे से क्या होते हैं, तो जुड़कर रहते हैं, यानी कि टोली दल बनाकर रहते हैं। तो इसीलिए बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है, टोली दल समूह की आयु कही जाती है। आगे बात करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहा जाता है।
तो ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को जो कहा जाता है वह अभिवृद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को तो अभिवृद्धि कहते हैं। अगला क्वेश्चन अगर आपसे बात कर लिया जाए, कहता है कि विकास का अभिप्राय क्या है। वैसे तो कहे तो ये तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के तौर पर आ जाता है 2 नंबर क्वेश्चंस में, लेकिन अगर बात कर लिया जाए, आपसे पूछा जाएगा कि वह प्रक्रिया जिसमें बालक परिपक्वता की ओर बढ़ता है वह क्या कहलाता है, तो वह जो कहलाता है विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। इस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे बात किया जाए तो क्वेश्चंस कहता है किशोरावस्था का काल जो है कितना निर्धारित किया गया है, यानी कि किसी भी व्यक्ति की जो किशोरावस्था होती है वह कितने वर्ष से कितने वर्ष तक की आयु में होती है, तो वह 12 से लेकर 18 वर्ष तक की आयु में होती है। इस चीज को याद रखिएगा और इस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चंस आपका अगला कहता है कि शैक्षणिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं कौन सी है। तो शैक्षणिक दृष्टि से अगर बात किया जाए तो शिक्षण प्राप्त करने के लिए जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं वह शैशवावस्था माना जाता है, किशोरावस्था माना जाता है और बाल्यावस्था माना जाता है, क्योंकि यही 3 एक ऐसी अवस्था है जहां पर आप शिक्षण अध्ययन कर सकते हो, शिक्षण ग्रहण कर सकते हो। बाकी प्रौढ़ावस्था में तो भाई साहब क्या होता है, प्रौढ़ावस्था में या फिर कहा जाए तो क्या कहते हैं युवावस्था में, ऐसी स्थिति में जो है आप क्या करते हो, तो शिक्षा से आपका जो है एक तरीके से लगाव खत्म होने सा लगता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि शैक्षणिक दृष्टि से अगर बात कर लिया जाए तो बाल विकास की अवस्थाएं शैशवावस्था माना जाता है, किशोरावस्था और बाल्यावस्था माना जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि शैशवावस्था में सीखने की प्रक्रिया का स्वरूप क्या होता है। तो शैशवावस्था में जो बच्चे कोई भी चीज सीखते हैं, जैसे कि देखो आपके घर में भी बच्चे होंगे, ठीक है, आपके घर में अगर कोई बच्चे हैं तो आप उस चीज को देखते होंगे कि अगर उस बच्चे के सामने, जब छोटे होते हैं बच्चे, तो उसके सामने अगर किसी चीज को प्रेजेंट करो तो उसे बहुत जल्दी अपने पकड़ में ले आता है। वो चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अच्छा शब्द हो चाहे वो बुरा शब्द हो, ठीक है, आप अगर उसके सामने रिप्रेजेंट करते हो तो कहीं ना कहीं वो बहुत जल्दी सीखता है। यानी कि सीखने की प्रक्रिया जो होती है शैशवावस्था में या बच्चों में काफी तेज होता है। ठीक है, जैसे जैसे अवस्थाएं बढ़ती जाती है, अवस्थाओं के अनुसार जो है आप में सीखने की क्षमता कम होती जाती है और यह एक तरीके से लिमिट हो जाता है। कब? जब आपकी अवस्था 25 वर्ष हो जाती है तो कहीं ना कहीं आपके जो सीखने की अवस्था है यह बहुत ही कम लेवल पर आ जाता है। कोई भी चीज अगर आप याद करते हो तो कहीं ना कहीं 25 वर्ष से पहले आप उस चीज को जो याद करते थे और जितना आपको याद होता था, जितना याद रहता था, 25 वर्ष की अवस्था के बाद जो है क्या होता है, तो चीजें बहुत कम आपको याद होती है और आप याद रख पाते हो। ठीक है, आगे बात करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाल अवस्था का समय क्या होता है। तो बात करी जाए बाल अवस्था की, तो बाल अवस्था जो होता है 5 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है, तो बाल्यावस्था कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि बाल्यावस्था की प्रमुख मनोविज्ञान की विशेषता क्या है। तो बाल्यावस्था की बात किया जाए तो प्रमुख मनोविज्ञान की विशेषता है वह है सामूहिकता की भावना, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बाल्यावस्था में लोग क्या करते हैं, तो टोली बनाते हैं, दल बनाते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ही अवस्थाएं बढ़ती जाती है भाई साहब, आप लोग क्या होते हो, तो सभी लोग क्या होता जाता है, एक दूसरे से अलग होता जाता है, क्योंकि सभी को अब अपने काम धंधे में क्या होना है, व्यस्त होना है। तो लोगों से जो है क्या होती है, दूरियां बनती चली जाती है। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि बाल अवस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है। तो बात करी जाए बाल अवस्था में बालक का व्यक्तित्व जो होता है वह बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, क्योंकि उसे सबके साथ जुड़ाव होना होता है और सबसे जुड़कर रहना चाहते हो, इसलिए क्या कहेंगे हम लोग, तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व किसमें होता है, बाल्यावस्था में होता है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला नंबर क्वेश्चन है बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो बाल्यावस्था में शिक्षा के स्वरूप की बात किया जाए तो वह सामूहिक खेलों और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से जो है शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे कि बाल्यावस्था में अगर किसी चीज को बच्चों को सिखाना है तो उसे क्या करे, तो उसे सामूहिक खेलों से जोड़कर, रचनात्मक क्रियाओं से जोड़कर, कहने का मतलब उसे प्रैक्टिकली समझाकर जो है पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए, ताकि उसके समझ में जो है काफी जल्दी आ जाए, क्योंकि इस समय उतनी ज्यादा तर्कपूर्ण जो क्या कहते हैं विकसित दिमाग नहीं होता है उसके पास, तर्कपूर्ण जो है विकसित बुद्धि नहीं होती उसके पास, जो किसी भी किताब की लैंग्वेज को अच्छे तरीके से पकड़ सके। अब उसको पढ़ाने के लिए आपको क्या करना होता है, उसको शिक्षा देने के लिए, शिक्षित करने के लिए क्या होता है, तो कोरिलेट करना होता है अपने आसपास की चीजों को। जब तक आप कोरिलेट नहीं करोगे बाल्यावस्था में जो है बालकों का विकास जो है यह संभव नहीं हो सकता है। आगे बात करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि मानव की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया का जो सिद्धांत है वह सिद्धांत किस पर आधारित है। तो बात करी जाए मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया जो है, यह सिद्धांत जो है यह किस पर आधारित
आधारित है तो विकास की दिशा का सिद्धांत कह सकते हैं, या फिर संबंध का सिद्धांत कह सकते हैं, या फिर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत कह सकते हैं। ये तीनों सिद्धांत जो है किससे संबंधित है, तो मानव की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया का सिद्धांत माना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि विकास की दिशा का सिद्धांत जो है ये किससे संबंधित है, या फिर कहा जाए तो संबंध का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है। तो इस टाइप के पेपर में प्रश्न बन सकते हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन अगला क्या कहता है, देखिएगा। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन से कारक व्यक्ति की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। तो वह कौन सा कारक है, तो वह कारक है भोजन, ग्रंथियों की क्रियाशीलता और व्यायाम। ये सभी के सभी चीज जो है या किसको प्रभावित करता है, तो वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। क्योंकि देखिए अगर आपको उचित भोजन या फिर पौष्टिक आहार नहीं मिलती है तो आपके वृद्धि और विकास अवरुद्ध होते हैं। ग्रंथि की अगर क्रियाशीलता जो है या क्या हो जाएगी, या धीमी पड़ जाएगी, तो आपका जो है वृद्धि और विकास क्या होगा, तो अवरुद्ध हो जाएगा। और व्यायाम करना एक ऐसी क्रिया है जिससे क्या होता है, तो आपका शारीरिक विकास होता है, आपकी मानसिक विकास होती है, इसलिए इसे वृद्धि और विकास के लिए सहायक माना जाता है। आगे बात करेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करता है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था, तो यह जो कथन है भाई साहब रॉस के द्वारा कहा गया। रॉस ने बताया कि भाई साहब पर्यावरण एक बाहरी वस्तु है जो क्या करता है, तो यह हमें प्रभावित करता है। और निश्चित सी बात है कि पर्यावरण हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है। जितनी चीजें आपको किताबों में देखने को नहीं मिलेगा उतना चीज जो है आप इन्वायरमेंट के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल क्यों कहा जाता है। तो देखिए शैशवावस्था को जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में जो है बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। कहने का मतलब कि बचपन की स्थिति में अगर आप बच्चों को जिस रूप में ढालना चाहे आप उस रूप में ढाल सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि यह जो काल होता है यह बच्चों के या फिर कहा जाए तो शैशवावस्था जो है या किसी के जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। चलिए आगे बात करेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक विद्यालयों के बालक के लिए किसे बेहतर मानते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए आप किसे बेहतर मानते हैं, तो आप कहोगे सर कि स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव जो है या क्या है, तो यह प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। चलिए आगे बात करेंगे आपका अगला नंबर जो कि 25 नंबर क्वेश्चन कहता है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, किसको कहा जाता है, तो यह जो कहा जाता है यह एक सामाजिक अधिगम के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, सामाजिक अधिगम के रूप में जाना जाता है इसे, क्योंकि देखिए यहां पर बच्चे जो है भाई साहब कोई भी चीज प्रत्यक्ष रूप से नहीं सीखते, यहां पर जो है अपने आसपास के चीजों से देखकर सीखते हैं, उसे क्या कहा जाता है, सामाजिक अधिगम कहा जाता है। चलिए आगे बात करेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार लगाइएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करता है, इसका श्रेय जो है यह किसको जाता है, तो इसका श्रेय जो है पियाजे को जाता है। ऑप्शन ये जो है करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही क्वेश्चन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे बात करेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो ध्यान दीजिए, कहता है कि परिवार एक कैसा साधन होता है। तो परिवार की अगर बात कर लिया जाए तो यह अनौपचारिक शिक्षा का साधन होता है। किसका साधन होता है, अनौपचारिक शिक्षा का साधन होता है आपका परिवार। पूछा जा सकता है क्या कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा का साधन क्या है, तो कहोगे परिवार। ठीक है, आगे बात किया जाए तो कहता है कि परिवार का कैसा साधन होता है, तो परिवार एक जो है परिवार किस प्रकार का, तो अनौपचारिक साधन होता है, ये तो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, आगे बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है। तो एक शिक्षक की बात किया जाए तो यह विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित करने के लिए आदर्श रूप से क्या करेंगे, तो बर्ताव करेंगे, तभी जाकर बच्चों में क्या हो सकता है, तो सामाजिक मूल्यों का विकास हो सकता है। ठीक है, आगे बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन कहता है कि कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क से एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान जो छिपी रहती है उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। तो यह जो है भाई साहब मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पर क्या कहा गया है, तो कहा गया है कि मस्तिष्क में जो चेतन के स्तर होते हैं या कितने स्तर होते हैं, तो 3 स्तर होते हैं। मनुष्य में मस्तिष्क में चेतन के कितने स्तर, 3 स्तर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के तहत बताया गया है। चलिए आगे बात करेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन है मन का मानचित्र किससे संबंधित है। तो मन का मानचित्र बात कर लिया जाए तो यह मन की क्रियाशीलता पर क्या होती है, तो अनुसंधानित होती है। ठीक है, आगे बात कर लिया जाए तो अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, तो किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतन माना जाता है, तो यह विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्न को क्या माना जाता है, तो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है।
चलिए आगे बात करेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है। क्वेश्चन है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। तो बात करी जाए अवधारणाओं का विकास तो यह बौद्धिक का हिस्सा है। किसका? बौद्धिक विकास माना जाता है अवधारणाओं का विकास। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि बच्चों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए। तो बच्चों का जो मूल्यांकन है वह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के द्वारा होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है। तो व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है कि शैक्षणिक एवं शैक्षणिक क्षेत्र का मूल्यांकन करना। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन है भाई साहब कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें आप क्या कहेंगे। तो जो विद्यार्थी कक्षा में प्रश्न पूछता है उसको हम लोग क्या कहेंगे। तो कक्षा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए उसे, ताकि वह क्या करे। तो देखिए इससे उसका मानसिक विकास होता है। कहोगे सर कैसे होता है। तो इससे मानसिक विकास इस आधार पर होता है कि अगर आप उस समय उसको प्रोत्साहित करते हो तो उसका मनोबल बढ़ेगा। क्योंकि देखिए आप लोग देखते होंगे, अगर आप एज अ टीचर देखें तो एज अ टीचर आप देखोगे कि बच्चों को जो होती है, या फिर एज अ स्टूडेंट देखें तो आप देखोगे कि आपके अंदर जो है इतनी शक्ति नहीं होती, आपके अंदर इतना आत्मबल नहीं होता है कि क्लास में आप क्या कर सको, तो प्रश्नों को टीचर के सामने रख पाओ। ठीक है, इसीलिए क्या होता है जब ऐसा स्थिति बनता है कि कोई बच्चे क्लास में प्रश्न पूछते हैं तो उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि उसका मनोबल बढ़ा रहेगा और फिर से वो इस तरह का वर्क कर पाएगा, ताकि क्या हो सके, तो उसमें तेजी से वृद्धि और विकास हो सके। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो एक शिक्षक को हमेशा विद्यार्थियों की रुचि कायम करने के लिए, बनाए रखने के लिए प्रश्न पूछते रहना चाहिए उससे, ताकि क्या हो सके, पढ़ाई में उसकी रुचि बना रहना चाहिए। लगातार आप किसी चीज को पढ़ाते जाओ, सिर्फ पढ़ाते जाओ तो इससे रुचि खत्म हो जाती है बच्चों की। लेकिन उसी में अगर आप क्या करो, पढ़ा रहे हो, आज पढ़ाया, फिर कल पढ़ाया, फिर आज पूछ दिया उसमें से, फिर परसों पढ़ाया, चारम दिन पढ़ाया। ठीक है, इस तरीके से पढ़ाते गए और बीच बीच में पूछते जाते हैं, तो इससे बच्चों का एक लिंक बना होता है पढ़ाई से। उसे लगता है कि क्लास में हमसे प्रश्न पूछा जाता है, इसीलिए वह जुड़कर उससे रहता है और उसकी तैयारी करता है, उसे पढ़ता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो प्रश्न पूछते रहना चाहिए। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन आपका कहता है, क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने के किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है। तो यह सामाजिक स्थिति को सीखने का क्या देता है, तो बल देता है। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो स्टार लगाइए, प्रश्न पर पूछा जा सकता है कि किसके अनुसार शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। तो बात करी जाए यह किसके द्वारा, तो प्लेटो के द्वारा बताया गया कि शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास जो है एक प्रक्रिया है। आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि एक आदर्श अध्यापक में पाए जाने वाला गुण क्या क्या हो सकता है। तो एक आदर्श अध्यापक जिसमें गुण पाया जा सकता है कौन कौन सा, वह लोकतांत्रिक दृष्टिकोण हो सकता है, विषय वस्तु पर अधिक क्या कहते हैं अधिकार हो सकता है, बाल मनोविज्ञान का उसके अंदर ज्ञान हो सकता है। ऐसे अध्यापक जो है क्या कहलाएंगे, एक आइडियल टीचर कहलाएंगे, एक आइडियल अध्यापक कहलाएंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो कहता है 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी किसने कहा था। तो 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी जो है या क्रो एंड क्रो के द्वारा कहा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले दो कारक कौन कौन से हो सकते हैं। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक एक तो परिपक्वता हो सकता है और दूसरा अभिप्रेरण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन है परिपक्वता का मुख्य लक्षण क्या होता है। तो परिपक्वता का मुख्य लक्षण की बात कर लिया जाए तो परिपक्व स्थिति में व्यक्ति सशक्त होता है, अधिग्रहण करने की क्षमता हो जाती है, धारण करने की क्षमता हो जाती है उसमें। ठीक है, तो ये सभी के सभी किसके लक्षण है, तो यह परिपक्वता का लक्षण है। आगे बात करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो 44 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अधिगम प्रक्रिया को किसकी आवश्यकता होती है। तो अधिगम प्रक्रिया की बात की जाए तो इसमें अभ्यास करने की, प्रेरणा देने की, क्रिया तथा अनुभव की आवश्यकता होती है। आगे बात करेंगे। आपका 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि परिपक्वता किससे प्रभावित होती है। तो परिपक्वता की बात किया जाए तो यह प्रजातीय प्रभाव से क्या होता है, तो प्रभावित होती है। चलिए आगे बात करेंगे। 46 क्वेश्चन आपका कहता है कि किशोरावस्था की प्रमुख आवश्यकताएं क्या होती है। तो किशोरावस्था की बात कर लिया जाए तो इस समय शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताएं जो है यह निश्चित होती है। आगे बात करेंगे। आपका 48 नंबर क्वेश्चन कहता है शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है। तो यह जो कहा गया वैलेंटाइन के द्वारा कहा गया है। अब वैलेंटाइन का मतलब वैलेंटाइन डे मत समझ लेना। ठीक है, वैलेंटाइन एक क्या कहते हैं मनोवैज्ञानिक थे, जिसके द्वारा बताया गया कि शैशवावस्था जो है भाई साहब यह क्या है, तो एक सीखने का आदर्श काल है। आगे बात करेंगे जो कि आज के इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा और कहता है कि शैशवावस्था तनाव, बल, तूफान,
कथन तथा विरोध की अवस्था है। यह जो कथन है किसका कथन है, तो यह स्टैनले हॉल का कथन है। आगे आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि संवेग किस पर आधारित होता है। तो बात करी जाए संवेग की, तो संवेग का जो आधार होता है वह सामाजिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है और मानसिक विकास होता है। तो टोटल मिलाकर ये 50 क्वेश्चंस मैंने आपको आज के इस क्लास में कंप्लीट किया है, जहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे आपके पेपर में, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को आपको क्या करना है, तो कम से कम 2 से 3 बार इसको दोगुने स्पीड पर ले जाइए और कान में ईयरफोन लगा के मजे में सुनिए, ताकि आपको क्या हो सके, तो सभी प्रश्नों पर अच्छे से पकड़ बन सके। और एक चीजों का ध्यान रखिएगा, जब भी देखिए मनोविज्ञान है और मनोविज्ञान में आप देखिए मानसिक सोच के आधार पर प्रश्नों को आंसर कर सकते हो। इसलिए जब भी आपके पेपर में क्वेश्चंस आता है तो थोड़ा सा प्रश्नों पर चिंतन करने का कोशिश कीजिएगा, ताकि अगर जो प्रश्न ना भी आता हो तो आप अपने चिंतन के मुताबिक जो है उसको क्या कर सकते हो, तो सही जवाब दे सकते हो। तो अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि फ्री में तो सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब जब करोगे तो हमारे चैनल को या फिर आपके परिवार को एक प्यारा सा सपोर्ट मिलेगा। इसलिए मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, एक धमाकेदार क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।